वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। और जैसा कि लास्ट क्लास में हम आप लोग से कहे थे कि गॉस लॉ को ख़त्म कर चुके हैं, उसमें आपका ऑलरेडी 13 लेक्चर हो चुका था और प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव वगैरह भी हम करवा चुके हैं। तो हम सेटिस्फाई हैं कि आपका सिलेबस गॉस लॉ का हम कवर कर लिए थे। और यह आपका अगला चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो यह चैप्टर 3 में आपका होगा क्लास 12 के लिए। और विद्युत विभव के विषय में हम लोग को पूरा विस्तार से जानना है, उसको बिल्कुल महसूस करना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास आपका होने वाला है। और इसका इम्पोर्टेंस इस चीज़ से आप लोग समझिए कि जैसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र के विषय में जाने, तो अगर कहें कि विद्युत क्षेत्र फिजिक्स का कान है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विषय में जानने के बाद आप लोग को सुनाई पड़ने लगा हमारी बात, फिजिक्स की बात आपको सुनाई पड़ने लगी। तो विद्युत विभव के विषय में जब आप लोग जान लीजिएगा तो यह दिखाई भी पड़ने लगेगा, यानी कि यह बिल्कुल आँख की तरह काम करेगा। और बिना विद्युत विभव के कंसेप्ट के हम लोग देखे हैं कि स्टूडेंट केवल रट लिया फार्मूला 1/4πε0 उससे क्या होगा आप लोग को कि आगे हर जगह यह टर्म आपका विद्युत विभव का, वोल्टेज का यूज करेंगे और आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो पहले थोड़ा सा हम लोग विस्तार से इसका इम्पोर्टेंस का चर्चा कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर है क्या और इतना इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। जैसे कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसमें भी आपका विभव का चर्चा होगा। एक क्वेश्चन इंटर में हर साल देख रहे होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका पूछता है, समविभवी तल, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका, ये सब क्वेश्चन जनरलाइज आपका लगभग हर साल रिपीट होते रहता है। तो एक तो आपका क्वेश्चन सीधा चैप्टर से पूछ रहा है, और दूसरा चीज़ क्या है कि इसका कंसेप्ट, जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग जस्ट पिछला क्लास में पढ़े कि चार्ज जो था वह क्या था, रेस्ट में था, आवेश जो कि विराम में था। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग किधर मूव कर रहे हैं, तो करंट की ओर मूव कर रहे हैं। और करंट में क्या हो जाएगा, तो चार्ज इन मोशन हो जाएगा, आवेश जो कि गति की अवस्था में हो जाएगा। तो आवेश अगर गति करेगा तो यह कौन निर्धारित करेगा कि आवेश कैसे गति करेगा, आवेश के प्रवाह की दिशा किस ओर होगी, यह कौन निर्धारित करेगा। तो वह निर्धारित करने का काम आपका करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप समझिएगा तो यह केवल एज ए चैप्टर नहीं है, यह पूरा फिजिक्स में आप लोग का हेल्प करेगा। और पोटेंशियल का कंसेप्ट केवल विद्युत के क्षेत्र में ही नहीं है, 11 में ही आपका शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, वर्क डन निकालना सीखते हैं। तो आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप समझ लीजिएगा तो हम कुर्सी बेंच को समझा सकते हैं। आप लोग तो खैर स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, केवल आप फोकस रखिएगा कि हम जो कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। नोट वगैरह आप करना चाहिएगा, तो परिभाषा वगैरह हम शुरू में लिख ही दिए हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट कहाँ कहाँ समझने में दिक्कत होगा हमको पोटेंशियल का कंसेप्ट। अगर केवल परिभाषा लिखाना रहे तो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, परिभाषा भी नोट भी कर लीजिएगा इसको। जैसे कि विद्युत विभव वह भौतिक गुण है जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। हेडिंग आपका लिखा हुआ है, विद्युत विभव, इंग्लिश में कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंग्लिश में भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुण, विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यही हम चर्चा भी किए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में क्या करेगा, तो यह निर्धारित करेगा। जैसे मान लो दो कंडक्टर है, दो चालक है आवेशित, और दोनों को एक दूसरे के समीप लाए, एक दूसरे से टच कराएंगे, तो आवेश एक से दूसरे में जाएगा या इससे इसमें आएगा, यह कौन निर्धारित करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निर्धारित करेगा। और यह विद्युत क्षेत्र से भी आप लोग
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं, वह भी कमोबेश यही काम करता था और यह भी करेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अदिश राशि है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीधा तार वर्क से जुड़ा हुआ है, कार्य से जुड़ा हुआ है, और कार्य किससे जुड़ा हुआ है, एनर्जी से जुड़ा है, वर्क एनर्जी से रिलेटेड है। तो 11 का भी काफ़ी कुछ कंसेप्ट है, लेकिन आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक चीज़ है आज के क्लास में, जहाँ पे बाधा आपको उत्पन्न होगा, जैसे इंटीग्रल का कंसेप्ट हम आज आप लोग को देंगे। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट बता ही चुके हैं, और वर्क डन निकालना, यह तीनों चीज़ आप लोग का जैसे ही क्लियर होगा, बिल्कुल कमांड आ जाएगा, आपको अंदर से इंसाइट आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो लिखने के ख्याल से एक परिभाषा यह भी लिख दिए हैं, यह भी लिख सकते हैं, किसी चालक का विद्युत विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जो यह निर्धारित करती है कि किसी अन्य चालक के संपर्क में रखने पर आवेश के प्रवाह की दिशा पहले से दूसरे चालक की ओर होगी अथवा दूसरे से पहले चालक की होगी। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट है, संकेत भी है। तो नोट करने के लिहाज से आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेकिन आज का मेन फोकस आपको जो हम कंसेप्ट देने वाले हैं उस पे रहना चाहिए। आपका आगे का पूरा चैप्टर जितना भी फिजिक्स आप लोग आगे पढ़िएगा, कैपेसिटर, करंट, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह देखिएगा कि यह आपका काम करेगा। तो हम कह रहे थे कि पहले क्लास से इंट्रोडक्शन से ही हम आप लोग को कहे हैं कि भौतिकी का यूज जाने अनजाने में एक नवजात शिशु से लेकर और अंतिम समय तक, बुढ़ापा तक, मरने तक आप लोग करते रहते हैं, भले ही आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो। एक बच्चा भी जानता है कि अगर उंगली से दबा के कलम को उठाएंगे, खिलौने को उठाएंगे तो वह ऊपर उठ जाएगा, उंगली ढीला करेंगे नीचे गिर जाएगा। यह एक शिशु भी यूज कर रहा है, वह भी भौतिकी का नियम अप्लाई कर रहा है। आप लोग भी घर में इन्वर्टर होगा, बैटरी होगा, कहते होंगे कि 12 वोल्ट का बैटरी है या 24 वोल्ट का बैटरी है, कार का बैटरी देखते होंगे। तो वास्तव में या बिजली का बल्ब है, उपकरण है, कहते हैं कि 220 वोल्ट पे चलता है। तो किस चीज़ का आप लोग चर्चा कर रहे हैं, विभवांतर की चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो टर्म है, विद्युत विभव और विभवांतर। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि अगर आपसे कहे कि राम का ऊंचाई है 5 फीट और श्याम का ऊंचाई है 6 फीट, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पार्टिकुलर आप कर रहे हैं कि राम 5 फीट लंबा है, श्याम 6 फीट लंबा है या 7 फीट लंबा है। ठीक उसी तरह से अगर कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, तो उसका कुछ विभव होगा। मान लीजिए यह बिंदु ए है, इसका विभव भी ए है। कोई बिंदु बी है, इसका विभव भी है। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि पोटेंशियल या विभव, तो वह किससे रिलेट करता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट से। लेकिन जैसे ही कहते हैं विभवांतर, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअल जैसे कहते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है, तो एक्चुअल में वह 12 वोल्ट क्या है, बैटरी के दोनों टर्मिनल, दोनों जो आपका गुंडी होता है जिसको टर्मिनल कहेंगे, तो दोनों टर्मिनलों के बीच का विभवांतर है, यानी विभवों का अंतर है। अगर एक का VA है, दूसरे का VB है, तो यह जो VA माइनस VB है, इसी को कहते हैं दोनों के बीच का विभवांतर, उसको भी वोल्टेज ही कहेंगे। जैसे समझे कि राम का ऊंचाई था 5 फीट, श्याम का था 6 फीट, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 फीट हो गया। यहाँ पे हम ऊंचाई का चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो विभवांतर का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअल में हम अक्सर जैसे 220 वोल्ट कहते हैं, 12 वोल्ट कहते हैं, मोबाइल का बैटरी 4.5 वोल्ट का है, तो यह सब हम विभवांतर की चर्चा करते रहते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसको समझने के लिए, कि सिंपल केस से रिलेट करते हैं। अभी सब धान का खेती खूब किया है, खेत में सबके धान लगा हुआ है। धान में क्या रहता है, मेड़ बना रहता है, उसमें पानी इकट्ठा रहता है। तो मान लीजिए कि एक
आपका पड़ोसी ए का खेत है, यह आपका बी का खेत है। अब इसके खेत में पानी लगा हुआ है, मान लीजिए 1 फीट पानी लगा हुआ है या कुछ हाइट तक पानी लगा हुआ है, जबकि आपके खेत में पानी नहीं है, सूखा हुआ है, पानी की आवश्यकता है। आप क्या चालाकी किए, शाम में गए, अस्थिर से इसका मेल खोल दीजिएगा एक जगह से, तो क्या होगा, पानी का प्रवाह इससे किस में आने लगेगा, आपके खेत में आने लगेगा। और यह प्रवाह कब तक होगा, जब तक कि दोनों खेत में पानी का लेवल क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि और आपके खेत से ही पानी उल्टा इसी में आ जाए, क्या होगा, तो जब तक इसका लेवल इससे अधिक है, इस खेत में पानी का लेवल जब तक ऊंचा है, इससे पानी इसमें ट्रांसफ़र होते जाएगा, और जब दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूज हो रहा है, यानी कि इसमें पानी का लेवल हाई है तो यह हायर पोटेंशियल पे है पानी, इसमें पानी का लेवल नहीं है, लो है, तो यह लोअर पोटेंशियल पे है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका कम है, इसका अधिक है, तो इससे तब तक पानी दूसरे खेत में जाता रहा जब तक कि दोनों क्या हो गया, समान लेवल पर नहीं आ गया, समान पोटेंशियल पर नहीं आ गया। तो वहाँ पे हम लोग किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। उसी तरह से मान लो कि कोई पत्थर है, यह आपका ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, और पत्थर को मान लीजिए कि शुरू में 1 मीटर के ऊंचाई से गिराते हैं, और वही पत्थर को आप 10 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं। अब दोनों में किस केस में ज़्यादा चोट लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा हाइट से गिरेगा जो पत्थर, उसके पास क्या है, ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ज़्यादा गुरुत्वीय ऊर्जा है, तो यह आपको ज़्यादा चोट करेगा, जबकि 1 मीटर का ऊंचाई वाला पत्थर आपको क्या करेगा, कम चोट करेगा। तो यहाँ भी कंसेप्ट क्या हो रहा है कि यह हायर एनर्जी लेवल पे है, हायर पोटेंशियल पे है या लोअर पोटेंशियल पे है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अभी हम लोग समझते हैं कि अगर मान लो कि कोई पत्थर है तो यह खुद से तो उठ के 10 मीटर की हाइट पे नहीं चला जाएगा। तो इस पत्थर पे कौन कौन बल लग रहा है, 11 में काफ़ी चर्चा करते हैं न्यूटन लॉ में। अभी देख लीजिए कि पृथ्वी इस पे बल लगा रही है mg नीचे की ओर, तो पृथ्वी इसको नीचे की ओर अगर बल लगा रही है और आपको इसको 10 मीटर के हाइट पे ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ठीक mg के बराबर बल ऊपर की ओर लगाइएगा। तो यह आपका अर्थ लगा रहा है और यह फोर्स कौन लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, जिसको कि हम लिख दिए अप्लाइड फोर्स Fa कर दिए। और यह कैसे लग रहा है, तो mg के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो आप कहिएगा कि सर mg ही क्यों लगा, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं या कम भी लगा सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लगाइएगा तो यह एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होगा तो इसका कुछ ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में भी बदलेगा। तो हमको क्या चाहिए कि बिल्कुल इसको स्लोली रेज करके, ताकि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, और बिल्कुल स्लोली इसको उठा के हमको 10 मीटर पे लाना है। तो जितना बल पृथ्वी mg लगा रहा था उतना ही बल mg हम ऊपर की ओर लगा दिए अप्लाइड फोर्स Fa, और इसको स्लोली मूव करके कहाँ तक ले आए, 10 मीटर की ऊंचाई तक ले आए या h ऊंचाई तक ले आए। तो यह इसको यहाँ से, यह आपका 0 लेवल था, और यहाँ से और h ऊंचाई तक लाने में आपको क्या करना पड़ा, तो यह जो अर्थ लगा रहा था फोर्स mg, उसके अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा, और वह वर्क आपका कितना हो गया, mgh। ठीक है, तो यही mgh आपका क्या कह रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस पत्थर में संचित हो गया, जिसके कारण कि अब इसमें क्या हो गया, कार्य करने का क्षमता आ गया। अब यह वापस गिरेगा तो यह फिर से आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, आपको चोट लगेगा। तो दोनों केस में जो डिफरेंस आ रहा था, अब इसमें 1 मीटर तक ही ले गया, तो इसमें 1 मीटर तक ही काम करना पड़ा, मतलब इसमें कम पोटेंशियल है किसके तुलना में,
इसके तुलना में इसमें 10 मीटर तक ले जाना पड़ा, तो इसमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। तो यह जो दोनों का विभव का अंतर जो हो रहा है वह किससे रिलेट कर रहा है, वर्क से रिलेट कर रहा है। तो सेम यहाँ पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं, तो वहाँ पे कौन बल लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, या कूलम्ब बल आपका लग रहा है। तो mg के जगह पे वहाँ पे E आ गया, विद्युत बल आ गया। तो उससे घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वर्क का यही रहेगा, पोटेंशियल का यही रहेगा। तो विद्युत विभव को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले नेसेसरी है कि हमारे पास वर्क का कंसेप्ट आ जाए, ठीक है। और वर्क का कंसेप्ट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट बता ही चुके हैं, और थोड़ा सा इंटीग्रल का कंसेप्ट हमको चाहिए, ठीक है, कि इंटीग्रल का मतलब क्या है। ऐसे संक्षेप में हम कह दिए हैं कि इंटीग्रल का मतलब क्या है, जोड़ है, वह जोड़ने का काम करता है। लेकिन आज एक क्लियर व्यू हम आप लोग को देंगे कि एक्चुअल में इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। आज के लिए परिभाषा विद्युत विभव का काम हम कर दिए हैं। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट, वर्क निकालना और इंटीग्रल, इसका चर्चा कर लेते हैं। फिर टाइम बचेगा तो फिर आपका वापस से हम विद्युत विभव पे आएंगे। और आज का क्लास देखिएगा, आप लोग का बिल्कुल आँख खोल देगा, पूरा प्रकाशित कर देगा, आपका पूरा चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा आगे जितना भी पढ़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिए। पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट की क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दो सदिश है, मान लीजिए सदिश ए है या सदिश बी है, दोनों के बीच कुछ एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी क्या होता है बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुना मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और दोनों के बीच का हमेशा है कोसाइन एंगल थीटा। और इसी को हम कहते हैं कि तीर का चिन्ह हटा दीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ऐसे भी लिख देते हैं, ए बी का तीर हटा दिए, बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी, दो सदिश ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किए, क्या मिल गया हमको, ए बी कॉस थीटा मिल गया। डॉट प्रोडक्ट के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब थोड़ा सा वापस आइए, आप लोग 9th 10th में भी कार्य की परिभाषा पढ़े होंगे, वर्क की परिभाषा पढ़े होंगे, कार्य, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्क। और कार्य कैसा राशि है बताइए, अदिश राशि है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल कार्य की परिभाषा अगर कहते हैं तो क्या होता है, बल F और गुना बल की दिशा में विस्थापन, इसको S लिख देते हैं। दोनों क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कार्य का परिभाषा आप लोग बल गुने विस्थापन तो 9th 10th में भी रटे ही होंगे। अभी भी वही चीज़ हम शुरुआत कर रहे हैं कि अगर कार्य का मतलब क्या होता है तो पढ़े होंगे कि कोई आदमी है माथा पे बहुत बोझा लेके और खड़ा है, तो वह पसीना पसीना हो जाएगा, लगेगा देखने में कि वह कार्य कर रहा है, लेकिन भौतिकी की भाषा में क्या कार्य माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। भौतिकी की भाषा में कार्य कभी माना जाएगा जबकि जिस बिंदु पे बल आप लगा रहे हैं उसमें कुछ विस्थापन भी हो, और विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी आपका नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग बेसिक में 9th 10th में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाना है। अब कह रहा है कि कार्य का मतलब हुआ, कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। अब देखो बल भी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और विस्थापन भी एक सदिश राशि है, और दोनों का गुणनफल आपको दे रहा है कार्य, जो कि क्या है, अदिश राशि है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसी कारण से आपका कार्य जो होता है वह डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, बल F डॉट S। अगर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो W बराबर हो जाएगा F डॉट S।
जो कि आपका हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, जहाँ की एफ आपका बल एफ का मैग्नीट्यूड है, एस आपका यहाँ पे विस्थापन एस का मैग्नीट्यूड है। तो अब केवल आप जो रट लिए हैं कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हम लोग को सोचना है। तो बहुत आसान चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आप लोग बच्चा में देखे होंगे बहुत लोग को खिलौना गाड़ी मिट्टी का चक्का लगा दिया, रस्सी से घिसते रहता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे भी मान लेते हैं। हमेशा रेफरेंस फ्रेम तो लेके ही चलना चाहिए आपको। तो यह आपका एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब एक यहाँ पे कोई बच्चा है, इस तरह से कोई खिलौना गाड़ी अपना बनाए हुए है और उसमें एक इस तरह से धागा लगा दिया है और इस पे बल लगा रहा है एफ। ध्यान से सब लोग देखिए, यह एंगल को मान लीजिए आप थीटा। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिचुएशन आप लोग के सामने रख रहे हैं कि कोई खिलौना गाड़ी है, उसमें धागा लगा के कोई बच्चा उस पर बल लगा रहा है, और कितना एंगल पे हुआ धागा है, तो हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है। कुछ समय बाद मान लीजिए कि यह खिलौना गाड़ी यहाँ से चलते हुए और कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे पहुँच गया और इस तरह से बच्चा अपना लगाते हुए आगे की ओर जा रहा है। तो शुरू में मान लीजिए कि यहाँ ओरिजिन से चलना शुरू किया, कहीं पे रेफरेंस पॉइंट ले लिए और यह विस्थापन यहाँ तक आ गया आपका, इसको कह देते हैं बिंदु, इस बिंदु तक आ गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग समझिएगा, इस परिभाषा के अनुसार अगर देखने का कोशिश कीजिएगा, तो अगर बच्चा है उस खिलौना गाड़ी पे एफ बल लगा रहा है और विस्थापन आपका हो गया इस बीच में, एस विस्थापन हो गया, तो यह एस विस्थापन एक्चुअल में बल की दिशा में हुआ है। अगर आप कार्य निकालिएगा और सीधा एफ गुना एस कर देते, जैसे कि याद किए हुए थे बल गुना विस्थापन, तो यह तो परिभाषा क्लियरली कर रहा है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो बल तो आपको लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कार्य निकालना है आप लोग को, तो बल का कंपोनेंट लेना होगा कि वह हिस्सा जो कि किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। कंपोनेंट अच्छा से आप लोग को बताए हैं कि यह बल का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो गया, एफ एक्स, जो कि क्या हो जाएगा, तो एफ, और एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, थीटा, तो एफ कॉस थीटा। जबकि इसी बल का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लग रहा है, जिसको क्या लिखिएगा, तो मैग्नीट्यूड एफ कॉस, और वाई एक्सिस से यह एंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा, तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो गया, एफ साइन थीटा। तो देखिए वेक्टर कितना हमारा काम को आसान कर रहा है कि ऐसे अगर हम बल निकालना चाहते हैं एफ के, तो एफ के दिशा में तो विस्थापन नहीं हो रहा है आपका, एफ के लॉन्ग तो गाड़ी नहीं जा रहा है। अब बल लगा रहे हैं एफ के डायरेक्शन में, गाड़ी कैसे जा रहा है, एक्स एक्सिस के। तो इस बल का आपको कहे हैं कि एक प्लेन में कोई वेक्टर है तो दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। तो यह आपका हो गया बल का y कंपोनेंट और यह आपका हो गया बल का x कंपोनेंट। तो यह f का एक हिस्सा कैसे लग रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, और एक हिस्सा कैसे लग रहा है, y एक्सिस। तो यह y एक्सिस वाला जो हिस्सा है, चूंकि खिलौना गाड़ी आपका y एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, नहीं जा रही है, यानी कि इस हिस्से के द्वारा किया गया कार्य f साइन थीटा के द्वारा किया गया कार्य आपका क्या है, 0 है। और मेन कार्य किसके द्वारा हो रहा है, तो इस f cos थीटा के द्वारा, जो कि कैसे लग रहा है आपका, x एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। तो यह f cos थीटा ही एक्चुअल में आपका वर्क डन कर रहा है भौतिकी के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में। अब यदि यहाँ से आप लोग वर्क लिखिएगा तो W बराबर बल, तो बल आपका कितना हो गया विस्थापन की दिशा में, f cos थीटा, यानी कि f का x कंपोनेंट, और यहाँ से यहाँ तक में विस्थापन कितना हुआ है, तो
एस विस्थापन हुआ, हमने इसको एस माना है। तो वर्क आपका क्या हो गया देख लीजिए, एफ एस कॉस थीटा। ध्यान से देख लीजिए, खिलौना गाड़ी का ही एग्जाम्पल था। धागा लेके बच्चा अगर एक बल लगा रहा था तो बल का परिभाषा कर रहा था, कार्य की परिभाषा कर रहा था कि बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो खिलौना गाड़ी तो इस दिशा में नहीं चल रहा था, खिलौना गाड़ी आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा था। तो विस्थापन की दिशा में बल का कंपोनेंट एफ एक्स क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, जिसके द्वारा एक्चुअल में वर्क हो रहा था, जबकि इसी का y कंपोनेंट f साइन थीटा जो निकाले इसके द्वारा वर्क नहीं हो रहा था। और खिलौना गाड़ी इधर भी जाता, कुछ ऊपर की ओर भी जाता, तब इसके द्वारा भी कुछ कार्य माना जा सकता था। तो इस केस में वर्क आपका क्या हो गया, तो बल, तो विस्थापन की दिशा में बल कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, और विस्थापन आपका कितना है, एस, वर्क क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। और इसी को वेक्टर के टर्म में क्या लिख देते हैं, तो W बराबर एफ डॉट एस। जैसे कि अभी वेक्टर का बताया कि ए डॉट बी को क्या लिख रहे हैं, ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी कॉस थीटा है तो इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसी तरह से आपका कार्य निकला एफ एस कॉस थीटा, जिसको क्या लिख दिए, एफ डॉट एस। तो यह आपका कार्य का एक्चुअल परिभाषा हो गया। इस चीज़ का यहाँ तक मेरे ख्याल से वर्क आप लोग को एकदम हम क्लियर कर दिए होंगे कि वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य आप कैसे निकालते हैं। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा सब लोग को। अब अगला काम हम लोग करेंगे कि थोड़ा सा इंटीग्रल को समझने का कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हो सकता है आज आप लोग, तो अगला हम लिख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल, जो कि इस तरह से सांप जगती चिन्ह बना देता है। आपको लगता है कि नाग सांप फुफकार रहा है, अब बहुत लड़का ये चिन्ह देख के डर जाता है। अरे एक्चुअल में नाग थोड़ी है, ये तो बहुत आपका फ्रेंडली चीज़ है, यह आपको काफ़ी हेल्प करता है, बशर्ते कि आप इसका मतलब समझिए। थोड़ा सा जल्दी से हम आप लोग को इसका एक फिगर माइंड में बैठाने का कोशिश करते हैं। सिंपल ले लेते हैं, मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है। इस तरह से कोई आयताकार क्षेत्र पहले लेते हैं। मान लीजिए कि यह 0 है, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 मीटर ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर ले लीजिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 करते हैं ना, या 1 2 3 4। तो इस तरह से आप मान लो कि आपके पास कोई इस तरह से कोई आयताकार खेत है, इधर हम एक्स एक्सिस मान लिए हैं, इधर हम वाई एक्सिस मान लिए हैं। तो अब बताइए कि इसका अगर क्षेत्रफल कहते हैं, खेत का क्षेत्रफल ए है, तो ए बराबर आप लोग बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 5 मीटर या 5 इकाई, चौड़ाई आपका 4 है, क्षेत्रफल कितना हो गया, 20। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब इसी को हम लोग इंटीग्रल के मदद से देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं आप लोग को समझाने का कि समझिएगा कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, या एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक रैंडम दूरी हम ले लिए x, यहाँ पर कोई बिंदु हम ले लेते हैं, मान लीजिए बिंदु P ही ले लेते हैं। तो सबको पता है कि यह x क्या है, वेरिएबल है, x का मान 0 1 2 3 कुछ भी आप ले सकते हैं। और यह x दूरी पर एक बिंदु P ले लिए, और इसी से थोड़ा सा हट के एक और दूरी ले लिए हम dx। तो dx का भी मतलब समझ लीजिए कि जैसे कि यह आपका मान लो x एक्सिस है या ओरिजिन है, एक बिंदु आपका यह दूरी x1 है या x2 है, तो x2 माइनस x1, x1 और x2 के बीच का अगर दूरी विस्थापन निकालना है तो क्या हो गया, x2 माइनस x1। इसी को क्या लिखते हैं,
डेल्टा एक्स लिखते हैं। देखिएगा डेल्टा एक्स मैथ में आपको बहुत मिलेगा। और यह दूरी चूंकि अब बड़ा है तो डेल्टा एक्स लिखे, और यह दूरी बहुत छोटा हो, एकदम सूक्ष्म दूरी हो, बिल्कुल दोनों पॉइंट एक दूसरे के एकदम नज़दीक हो, तो उसी को क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं। मेरे ख्याल से इसमें भी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर x2 माइनस x1 निकाल रहे हैं, dx का दिशा किधर है, इस ओर है, या x1 में से x2 निकालिएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट, यानी इसको भी हम एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे। तो x2 माइनस x1 डेल्टा x लिखते हैं। और जब यह अंतराल बहुत छोटा हो, बहुत सूक्ष्म अंतराल हो, तो उसी को क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं। तो यहाँ पे x दूरी पे आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया, एक छोटा सा x के बाद थोड़ा सा और लंबाई बढ़ा दिए, और बिंदु मान लेते हैं यह Q है, और इस दोनों के बीच का चौड़ाई कितना ले लिए, dx। तो dx सिंबल से ही पता चल रहा है कि यह दूरी क्या है, बहुत छोटा सा है। और इसको यहाँ से मिला देते हैं इस तरह से। अब इस एरिया को, यह पूरा क्षेत्र का एरिया आपका क्या है, A है, और केवल इस रेखांकित क्षेत्र का एरिया को हम कह दिए dA। किसी को कोई समस्या नहीं होगा। क्या कर लिए हैं, तो इसका एक पतला सा छोटा सा स्ट्रिप काट लिए हैं, जिसका कि चौड़ाई वही है आपका, अगर 4 है तो 4 ही इसका चौड़ाई है, लेकिन अब इसका लंबाई जो है वह क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं dx ले रहे हैं, जो कि बहुत छोटा सा दूरी है, एकदम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल उसको कहते हैं। अब इस एरिया dA का क्षेत्रफल बता दो सब लोग हमको। dA बराबर क्या हो जाएगा, तो है तो यह छोटा है, लेकिन कैसा है, आयत की तरह ही है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यह आपका यहाँ से यहाँ तक 4 है, मतलब यह भी क्या हो गया, 4 हो गया, और गुने dx हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रल का क्या काम है, देख लो कि अगर पूरा एरिया हमको A निकालना है, तो A को क्या लिखेंगे, तो ऐसा जितना छोटा छोटा एरिया बनेगा, जितना भी इसको अनंत छोटा छोटा एरिया में इस तरह से काट दिए, और सभी एरिया का dA सबको जोड़ने का काम कौन कर देता है, इंटीग्रल कर देता है। तो A बराबर आपका क्या हो गया, dA। और कहाँ से कहाँ तक का एरिया जोड़ रहे हैं, तो मान लीजिए 0 से आप 5 तक का जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लोअर लिमिट लिख दिए, यहाँ पे अपर लिमिट लिख दिए, 0 से 5 तक का। और सारा dA को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, या इंटीग्रल कर रहा है। ध्यान से देख लीजिए, आज नहीं समझेगा तो हमेशा फिर नाग सांप समझते रहिएगा इसको। तो एक तरीका तो आप सिंपल कर दिए, 5 गुना 4 कर दिए, 20 निकल गया। अब उसी को क्या कर दिए, तो इसको एकदम छोटा छोटा पतला स्ट्रिप में बांट दिए इस पूरे एरिया को, और x डिस्टेंस पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, कितना, dx लिख रहे हैं। तो इस छोटा सा एरिया का क्षेत्रफल जिसको कि dA कर रहे हैं, dA कितना हो गया, तो यह 4 था, 4 ले लिए, और यह दूरी dx लिए थे, 4dx हो गया। और ऐसा सभी dA को जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रल करता है। और 0 से 5 क्यों लिए हैं, तो 0 x का वैल्यू चूंकि x वेरिएबल है, 0 से 5 तक या कहीं भी वैरी करा सकते हैं, तो हम लिमिट हमको यहाँ से यहाँ तक का लेना था, तो फ्रॉम 0 to 5 ले लिए। अब इसी को देखो कैसे लिख रहे हैं, तो 0 to 5 dA के जगह पे अभी आपने क्या निकाला, 4dx, सिंपल है। अब चूंकि 4 जितना भी कांस्टेंट होगा वह इससे बाहर निकल जाएगा, क्या हो गया, तो 4 बचा, और अंदर में क्या बचा, dx बचा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। अब dx, जितना dx है सारा dx को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x मिल जाएगा। याद रखिएगा, dx को, सभी dx को, छोटा छोटा dx को जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यह हो गया 4, और सारा dx मिलके क्या हो गया, x हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। अब इसको तोड़ने का तरीका है, देख लो 4, और सबसे पहले x के जगह पे अपर लिमिट लीजिए 5 माइनस लोअर लिमिट लीजिए 0, क्या हो गया, तो 4 गुने 5 कितना हो गया,
20, यानी जो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिला था सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे भी ला के बता दिए। और जान के हम एकदम सिंपल फॉर्म लिए हैं, यही काम हम फिजिक्स में बार बार करेंगे, तो अच्छा से आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। और आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा अगला में भी चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिएगा एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई डिफिनीशन बताएंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो घबराना नहीं है, हम हजारों बार यह चीज़ बोलेंगे, माइंड में बैठा लीजिए कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से खींचकर, चूंकि खुद से तो आएगा नहीं, या इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है, तो वह खुद से तो चल के नहीं आएगा। जैसे पत्थर को आप mg बल लगा के ऊपर ले गए थे, उसी तरह से इसको भी QE बल आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा के, अप्लाइड फोर्स लगा के अनंत से खींच के जिस बिंदु का पोटेंशियल कर रहा वहाँ पे लाइएगा। किसको लाइएगा? एकांक धनावेश को। और जितना कार्य अनंत से वहाँ तक लाने में करना पड़ेगा वही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम आज के क्लास में केवल बेसिक काम कर लिए हैं, ये सारी चीज़ आप लोग को पता नहीं रहता है, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है। तो मेन काम कर लिए हैं, थोड़ा सा और इंटीग्रल में कोई इस तरह से फंक्शन दे के इसके अंदर का एरिया भी निकाल के बता देंगे। और उसके बाद देखिएगा वर्क का कंसेप्ट है हो ही क्या है आपका, डॉट प्रोडक्ट क्लियर ही है, इंटीग्रल लिमिट सब क्लियर ही है। तो बहुत आसानी से सबको समझ में आएगा, मज़ा भी काफ़ी आएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं आप लोग, और पीछे का सारा प्लेलिस्ट अच्छा से रिवाइज कर लीजिए। चैप्टर 0 में भी हम ये सब का चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे आपका नोटेशन मिल जाएगा। और हम अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं, बिना कोई प्रॉफिट का कर रहे हैं, हमको एक पैसा इससे अभी इनकम नहीं होने जा रहा है, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि आपका हेल्प हो जाए, आपका मदद हो जाए। और आपका भी फर्ज है कि आप अपना काम पूरा ईमानदारी से कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद है उनका हेल्प कीजिए, उन तक चैनल को पहुंचाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।